डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर, अभी मैं आपको सिंपल बता दूं कि पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल अर्थक्वेक, एक पॉलिटिकल टर्मोइल आपको देखने को मिल रहा होगा। खास करके जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल का जो ये ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन हुआ ईरान पे, ये पूरे के पूरे जो आपका वर्ल्ड ऑर्डर है, जो विश्व व्यवस्था है, उसको बदल के रख दिया है। ठीक है, आज मैं इस पे इन डिटेल आपको बात में बताने वाला हूं और समझाने वाला हूं कि आखिर ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। अमेरिका क्या इंडिया पे भी इसी तरीके से वार कर सकता है, ये सब पे इन डिटेल आज हम बात करने वाला हूं। और आपको पूरे जियो पॉलिटिक्स में जिस तरीके से पॉलिटिकल अर्थक्वेक, एक पॉलिटिकल टर्मोइल आ रहा है, एक टर्मोइल आ चुका है, इस पे हम लोग बात करेंगे और आपको पूरी इन डिटेल आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग इसमें ये भी जानेंगे कि आखिर क्या होता है विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी। बहुत सारे लोग जो आपके होंगे, जब हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो आपको बच्चों को मैं इन डिटेल समझाने की कोशिश करता हूं कि विदेश नीति होती क्या है और कैसे चलता है। अलग अलग मीडिया ग्रुप, मीडिया एजेंसी से आपको विदेश नीति को लेकर के अलग अलग बातें आपको सुनने को मिल रहा होगा या आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में आपको पहले मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि पूरा स्टोरी क्या है, फिर हम लोग कारण पे चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टोरी को समझते हैं। स्टोरी क्या है कि 2 से 3 दिन पहले आपने देखा होगा कि एक फुल फ्लेज वार की मतलब शुरुआत हो गई। ठीक है, और इजराइल और अमेरिका का, ठीक है, जिस तरीके से मिलिट्री ऑपरेशन आप बोल सकते हो या सर्जिकल स्ट्राइक बोल सकते हो या आप एयर स्ट्राइक बोल सकते हो, जो ईरान पे हुआ। ठीक है, और ईरान पे होने के बाद कहा जाता है कि ईरान के जो टॉप सुप्रीम लीडर, उससे जुड़े जितने ब्यूरोक्रेट और जो सबसे बड़ी बात, वो सुप्रीम लीडर के कुछ अपने रिश्तेदार सब मारे चले गए, जिसका अमेरिका ने नाम रखा इस मिलिट्री ऑपरेशन का एपिक फ्यूरी, और वहीं इजराइल ने उसका नाम रखा है खास करके ऑपरेशन लायंस रॉड्स करके इजराइल ने इसका नाम रखा है। मैं आपको सिंपल बता दूं कि आखिर अमेरिका ने क्यों, मतलब, और जैसे ही ये पूरे ऑपरेशन हुआ, और ये ऑपरेशन सुबह में क्यों हुआ, मैं इस पे ही आपको पूरी कहानी बता दूंगा। कुछ दिनों से अमेरिका का जो स्पाई एजेंट है या स्पाई एजेंसी है, सीक्रेट एजेंसी, जो CIA, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो CIA है, और वहीं इजराइल का भी जो मतलब वहां का जो स्पाई एजेंसी मोसाद है, ये सब मिलकर खास करके ईरान के जो टॉप लीडर खामनेई के खिलाफ, मतलब खामनेई के अगेंस्ट, मतलब पूरे ऑपरेशंस का प्लान बना रहा था, जो मैं अलग अलग मीडिया रिपोर्ट से बता रहा हूँ, खास करके BBC और बाकी जो अलग मीडिया रिपोर्ट्स है, जो फॉरेन नेटवर्क रिपोर्ट है, मैं उससे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन प्लान ये बन रही थी कि जो ऑपरेशंस होगा वो रात में होगा, दिन में नहीं। ठीक है, लेकिन पता चला कि खास करके मोसाद और जो CIA है, उन लोगों का जो ज्वाइंट जो पूरे स्पाई का जो चीजें चल रहा था, तो उसमें ये पता चला कि जो खामनेई है, ईरान की जो टॉप लीडर है, ठीक है, उसका टॉप मीटिंग होने वाला है, और सब इस बिल्डिंग में या इस प्रकार, मतलब इसी बिल्डिंग में उन लोगों का एक सीक्रेट मीटिंग होने वाला है कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो उस लेकर के खास करके ईरान के टॉप लीडर का मीटिंग सुबह में होने जा रहा था। तो इन लोगों का प्लान ये था कि रात में हमला होगी, लेकिन उन लोगों ने फिर मामला सुबह में, जैसे आपने देखा होगा वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रात में उठा लिया गया, उसी प्रकार से ये बात हुई थी कि रात में हमला होंगे और फिर खामनेई को समाप्त कर दिया जाएगा, रास्ते से हटा दिया जाएगा। लेकिन हुआ यूं कि मामला जो पूरे के पूरे जो ऑपरेशन हुआ, वो ऑपरेशन सुबह में हुआ और खामनेई और उनके टॉप लीडर और कुछ फैमिली मेंबर उनके मारे गए। अब यहाँ पे जो बात आती है टॉप लीडरशिप जो मारे गए, उसके पीछे का क्या लॉजिक होता है, देखो मैं सिंपल बताता हूँ। जहां पे भी तानाशाही सरकार होता है, जहां पे डिक्टेटर गवर्नमेंट होता है, वहां पे क्या होता है ना कि एक गवर्नमेंट होता है, एक जो सुप्रीम लीडर होता है, और उसके नीचे कुछ ब्यूरोक्रेट होता है या एडमिनिस्ट्रेटर, जो बोलना है आप बोल सकते हो। तो ये जो होते हैं ना, जो टॉप लीडर जो बात कहेंगे, वो पूरे ब्यूरोक्रेट उस देश में क्या करेगा, लागू करता है। तो सिंपल है कि आप टॉप लीडर को समाप्त कर दो, ब्यूरोक्रेट ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाता है। तो ये होता है डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट में, इस तरीके से बाकी लोग, मतलब जो ऑपरेशन होता है, तो वहां पे टॉप लीडर को टारगेट किया जाता है, तो इसको टपकाओ, बाकी मामला क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा। मैं सबसे पहले आपको ये भी बता दूं, तो यहाँ पे टॉप लीडर को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अगर ऐसा हुआ है कि मिलिट्री ऑपरेशन है और जो खामनेई को पता है कि अमेरिका और इजराइल हम पे कभी भी हमला कर सकता है, तो क्या वो वहां के जो भी सीक्रेट एजेंसियां है, जो वहाँ के स्पाई एजेंसियां है, क्या उनको ये पता नहीं था कि हमारे टॉप लीडर पे ये सब चीजें होने वाला और कभी भी? तो अगर ऐसा है तो ताज्जुब की बात है। फिर अमेरिका ने ये ऑपरेशन को कैसे, मतलब इतना सक्सेसफुल बनाया? अगर ये सब कुछ हुआ है तो अमेरिका इजराइल का ये ऑपरेशन कैसे सक्सेसफुल हुआ? तो इसके पीछे सिंपल है कि टेक्नोलॉजी है, मतलब अमेरिका का CIA और इजराइल का मोसाद और इनका टेक्नोलॉजी, ये तीन चीज
ने कहीं न कहीं मतलब ये पूरे गतिविधि को महीनों से कंट्रोल या सालों से उस पे नज़र रख रहा था कि वो कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। पूरी चीज़ें हो सकता है कि ये जो इनका एजेंसी है, ये सब पे ध्यान रखा होगा और नज़र रखा होगा और पूरी कहानी को ये इस तरीके से पूरा का पूरा मिलिट्री ऑपरेशन हुआ। कोई न कोई तो होगा जो ख़ास करके ईरान की तरफ से जो ये बताया होगा जब मिलिट्री ऑपरेशन रात में होने वाला था, तो फिर आखिर सुबह में कैसे हुआ? तो कोई न कोई ईरान मतलब आई थिंक कि खामनेई गवर्नमेंट में सीआईए का कोई एजेंट या कोई न कोई रहा होगा या मोसाद का जो इस तरीके से पूरा उनके एक-एक स्टेप की कब कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस सब बात को ध्यान में रखा गया होगा और तब ये पूरे प्लान हुआ है। तो कहीं न कहीं ये जो खामनेई के जो पूरा रेज़ीम था या खामनेई के आस-पास के कुछ लोग था, उसमें सीआईए या मोसाद का कोई न कोई एजेंट पक्का रहा होगा। न तो इतने बड़े प्लान कैसे एग्जीक्यूट हो सकता है, संभव ही नहीं है, ठीक है? टेक्नोलॉजी है, मानता हूँ इस बात को टेक्नोलॉजी है, लेकिन फिर भी इतने बड़े प्लान कैसे एग्जीक्यूट हो सकता है? तो एक तो यहाँ पे ये चीज़ें है, ठीक है? तो आई होप कि ये पूरी एक स्टोरी था, लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अमेरिका और इज़राइल ने ईरान पे हमला क्यों किया? इसके पीछे की पूरी लॉजिक क्या है? तो अलग-अलग मीडिया ग्रुप में आपको अलग-अलग न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा होगा। मैं यहाँ पे मोटा-मोटी 4 बातें आपको समझाने वाला हूँ कि आखिर क्यों ईरान पे इज़राइल और अमेरिका का हमला हुआ, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, तो इसमें आपको 4 बातों में समझाने वाला हूँ। पहला पॉइंट, ईरान ये चाहता था कि खास करके जो मेरा कंट्री है ना ईरान, वो पूरे के पूरे न्यूक्लियर पावर कंट्री बन जाए और जिस तरीके से वो न्यूक्लियर पावर को मतलब खास करके अपने कंट्री में न्यूक्लियर को सेटअप कर रहे था, जिस तरीके से न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो आगे बढ़ा रहे थे और न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के साथ-साथ बड़े पैमाने पे उस पे अलग-अलग डेवलपमेंट कर रहे थे, ये बातें न इज़राइल को पसंद था और न ही अमेरिका को पसंद था। तो पहला कारण ये था कि खामनेई को रास्ता से साफ करना था या उसको टपकाना था या इसको समाप्त करना था। पहला कॉजेज ये था। दूसरा कॉजेज क्या है? इज़राइल जो फिलिस्तीन जो इज़राइल का जो सपना है ना ग्रेट इज़राइल बनाने का, ठीक है? तो इज़राइल जिस तरीके से फिलिस्तीन पे हमला कर रहा है एक के बाद एक और गाज़ा को पूरा आपने देखा होगा जिस तरीके से पूरा मामला है वहाँ पे, ठीक है? तो ईरान का डायरेक्ट जो सपोर्ट था खास करके और पूरे मिडिल ईस्ट एशिया में जिस तरीके से ईरान के पास जो वार वेपन्स है और हमास और बाकी से का सपोर्ट लेकर जिस तरीके से ईरान ने डायरेक्ट जो सपोर्ट किया है खास करके मतलब फिलिस्तीन को, ये बातें इज़राइल को बिल्कुल पसंद नहीं था और इज़राइल और ईरान के बीच में जो डायरेक्ट जो वार है ना मतलब मैं सिंपल बताऊं जो डायरेक्ट दुश्मनी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और इज़राइल की जो गवर्नमेंट वो डायरेक्ट खामनेई को बोल चुका है कि सबसे बड़ा शैतान है और उसने जैसे ही बोला कि ये सबसे बड़ा शैतान मारा गया। अभी आपने देखा होगा जो बेंजामिन नेतन्याहू का जो स्टेटमेंट था, तो एक तरह के मतलब दूसरा कॉजेज ये था कि जिस तरीके से ईरान का डायरेक्ट सपोर्ट मिल रहा था फिलिस्तीन को बाकी हमास वगैरह और जिस तरीके से ये फिलिस्तीन के विवाद में ईरान डायरेक्ट इजराइल को तो उस पर वार हो रहा था, तो ये बातें इजराइल को बिल्कुल पसंद नहीं था। तीसरा कॉजेज क्या है? तीसरा कॉजेज मैं आपको सिंपल बताता हूं कि अमेरिका ये चाहता है कि ईरान में डेमोक्रेसी आ जाए। मतलब अमेरिका का ये कहना है कि ईरान में बड़े पैमाने पे एक ऐसी सरकार है, एक ऐसी मतलब डिक्टेटर सरकार है जो सरकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ईरान में बड़े पैमाने पे ना कोई ह्यूमन राइट्स है, ना कोई सिविल राइट्स है, ना कोई यहाँ पे फ्रीडम ऑफ वॉइस है। मतलब वहाँ पे जो डिक्टेटर रेजीम है ना, जो टोटालिटेरियन गवर्नमेंट है, वो वहाँ के नागरिक को, वहाँ के सिटीजन को बड़े पैमाने पे मार रहा है या वहाँ के लोगों को समाप्त कर रहा है। आपको मैं सिंपल बता दूं कि ईरान में बहुत दिनों से आप देखेंगे हिजाब को लेकर के जो प्रोटेस्ट चल रहा था, ठीक है? हिजाब मतलब ईरान में वो चल ही रहा है। खामनेई गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत सारे महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया, ठीक है? और आपको पता है कि आप बताना कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि जो खास करके ईरान में एक महिला को जो पीस नोबेल प्राइज मिला था उसका नाम क्या है जरूर बताना, ठीक है? तो इस महिला से क्या लिंक है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ईरान में बड़े पैमाने पे कहा जा रहा है कि वहाँ के जो कॉमन लोगों की जो राइट्स है, वहाँ के सिटीजन की राइट्स है, ये तानाशाही सरकार वहाँ पे दबा रहा है। वहाँ पे बड़े पैमाने पे जीनोसाइड हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। खामनेई गवर्नमेंट के द्वारा चाहता हूँ यहाँ पे डेमोक्रेसी आ सके, लोगों को अधिकार मिल सके, तो ये सब बेसिक बातें वहाँ पे है, ठीक है? अब मैं सिंपल बताऊँ कि ट्रंप का नाम भी तो एप्स्टीन फाइल में आया है और आपको पता है, सबको पता है कि क्या क्या ट्रंप ने किया है। लेकिन छोड़ो हटाओ, फिर मैं पूरी कहानी पे चलता हूँ। कहानी से बिल्कुल नहीं। तो तीसरा कारण ये है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी आना चाहिए। बहुत सारे लोगों की जो अधिकार है वो वहाँ के खामनेई गवर्नमेंट मतलब समाप्त कर रहा था, तो इसीलिए यहाँ पे
और बहुत सारे लोगों को मार रहे थे। तो वो तानाशाही सरकार है जो ह्यूमन राइट्स और सिविल राइट्स के खिलाफ है। तो वहाँ के लोगों के लिए अच्छा है। तो इसलिए आपको देखने में मिला होगा कि ईरान में दो तरीके से लोग हैं। एक वो जो खामनेई के जाने के बाद बहुत ज़्यादा सदमे में, और एक वो जो खामनेई के जाने के बाद बड़ी खुश में है कि चलो भाई बड़ी खुशी मना रहा हूँ वहाँ पे, कि चलो कि यहाँ पे तो भैया ये आ गया, अब तो डेमोक्रेसी आ जाएगी, अब सत्ता बदल जाएगा। तो अमेरिका ये चाहता था कि वहाँ पे डेमोक्रेसी आए, सत्ता बदल। क्या अमेरिका सच में चाहता था कि वहाँ पे डेमोक्रेसी आए और सत्ता बदल जाए? लेकिन हाँ, तीसरा कारण ये है कि कहता है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी के लिए मैं यहाँ पे फाइट कर रहा हूँ, ठीक है। चौथा कारण क्या है, मैं सिंपल बता दूं, यही सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, अमेरिकन हेजिमोनी, अमेरिकन डोमिनेंस, यही चौथा कारण है। आखिर इसका क्या मतलब होता है, चौथा कारण इसका क्या मतलब, मैं आपको फिर से मतलब आपको चौथा कारण में आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूं। अमेरिका ये चाहता है कि हमारा जो हेजिमोनी है ना, हमारा जो डोमिनेंस है, वो बरकरार रहना चाहिए। मैं आपको सिंपल बताऊं, 2026 एक अमेरिका ने एक ऐसा पैकेज लेकर आया है, हैप्पी न्यू ईयर पैकेज, जो आपको देखने को मिल रहा होगा बड़े पैमाने पे। अभी कुछ दिन पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया, रात में ऑपरेशन करके उठा लिया, ठीक है। बहुत ज्यादा उस पर ये लगा कि भैया तो ड्रग सप्लाई करता है, ये करता है, वो करता है, और ठीक है, जब उसको उठा लिया तो फिर अमेरिका ने एक बार भी नहीं आप बोल रहा है कि वो ड्रग सप्लाई करता है, तो पूरे ऑयल रिजर्व पे कब्जा कर लिया, ये वो डिस्टेट कर रहा है, और भारत को भी बोल रहा है कि तुम यहीं से ऑयल लो, ठीक है, वहीं से तुम तेल लो, एनर्जी लो, ठीक है। आपने देखा होगा, क्या ऐसा हो सकता है कि फिर आने वाले टाइम में इंडिया पे ने वो एबीसीडी कर दे? तो अभी आपने एकदम हैप्पी न्यू ईयर पैकेज चल रहा है 2026 का, अमेरिका के वेनेजुएला पे अटैक करके उसको उठा लिया। फिर आपने देखा वो ग्रीनलैंड को लेकर के किस तरीके से बोला है कि मेरा 51 स्टेट है, मैं इसको तो एक दिन मिला लूंगा, ठीक है। तो अमेरिका ये का कहना है, ठीक है। और नेक्स्ट जो सबसे बड़ी बात है, ठीक है, जो आपको ग्रीनलैंड को लेकर देखने को मिल रहा है, और थर्ड जो जिस तरीके से ईरान पे हमला हुआ है, ठीक है। तो अमेरिका अब सिंपल ये चाहता है कि मेरा जो डोमिनेंस है ना, मेरा जो हेजिमोनी है, वो बरकरार रहना चाहिए। तो फिर अमेरिका किससे डरा हुआ है? आखिर क्यों अमेरिका बार बार ये यहाँ वहां सबको उठा रहा है, ठीक है। क्या इंडिया पे भी ऐसा हो सकता है? तो इस वीडियो को अंत तक देखना, मैं आपको पूरा समझाने वाला, पूरे पैकेज समझाने वाला 2026 का, ठीक है। पूरी कहानी बताऊंगा कि आखिर होता क्या फॉरेन पॉलिसी, वर्ल्ड मतलब जियो पॉलिटिक्स, ठीक है। तो अमेरिका ये चाह रहा है कि मैं यहाँ पे पूरे के पूरे अपना डोमिनेंस को क्या कर दूं, सेटअप कर दो। तो मतलब तो आखिर अमेरिका को किससे डर लग रहा है? अपना हेजिमोनी, मतलब अमेरिका का हेजिमोनी जो है कौन छीन रहा है, इसके पीछे की लॉजिक क्या है? तो मैं आपको ये इसके पीछे की पूरी लॉजिक समझाने वाला हूँ। कहानी कब का है? तो कहानी है वर्ल्ड वार टू, जब दुनिया में वर्ल्ड वार टू समाप्त हुआ था 1945 में, ठीक है। जैसे ही वर्ल्ड वार टू 1945 में समाप्त होता है, तो नेक्स्ट 45 ईयर्स के लिए दुनिया में एक ऐसे वार की शुरुआत होती है जहां पे नो वार नो पीस, उसी को कहा गया कोल्ड वार। जहां पे डायरेक्ट वार आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको प्रॉक्सी वार देखने को मिल सकता है। होता क्या कि 1945 में दुनिया दो भागों में बढ़ जाती है, दो पावर ब्लॉकों में बढ़ जाती है। एक पावर ब्लॉक जिसको लीड कर रहा होता है अमेरिका, और एक पावर ब्लॉक जिसको लीड कर रहा होता है रसिया, जिसको सोवियत संघ कहा गया, यूएसएसआर कहा गया, और एक पावर ब्लॉक जिसको यूएसए कहा गया। उसके बाद क्या हुआ, बड़े पैमाने पे आपको एक देखने को मिला होगा कि ये दोनों पावर ब्लॉक एक दूसरे से डायरेक्ट वार तो नहीं किया, लेकिन प्रॉक्सी वार की चपेट में हमेशा रहा, और एक दूसरे को थ्रेट करता रहा। नो वार नो पीस की माहौल तो रहा, लेकिन इनडायरेक्ट वार चलता रहा, डायरेक्ट वार नहीं करती है। लेकिन 1991 में बड़े पैमाने पे जो सबसे बड़ा चीज होता है वो ये होता है कि 1991 1991 में यूएसएसआर कोलैप्स कर जाता है, मतलब रसिया के लीडिंग कंट्री जो पूरी आइडियोलॉजी होता है वो कोलैप्स कर जाता है, और जो बाइपोलर वर्ल्ड का कंसेप्ट है वो समाप्त हो जाती है। और 1991 से लेकर के 2008 तक पूरी दुनिया में एक ही पोलर वर्ल्ड की पूरी कहानी चलता है, जिसको बोलते हैं यूनिपोलर वर्ल्ड। और पूरी दुनिया में अमेरिका का डोमिनेंस आपको देखने को मिलेगा, जहां पे अमेरिका जो चाहता है, जो ऑपरेशन, एक एक ऑपरेशन आपको करते हुए मिल जाएंगे 1991 से 2008 तक। जब मेरे क्लास में आप पढ़ोगे तो ये सब बात मैं आपको बच्चों को समझाता हूँ और बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आपको इसी में देखे होंगे सद्दाम हुसैन को किस तरीके से अमेरिका उठा लेता है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो 2008 के बाद अचानक दुनिया में मल्टीपोलर वर्ल्ड, फिर से मतलब अमेरिका को ये लग रहा था कि यूनिपोलर वर्ल्ड सिर्फ मेरा ही डोमिनेंस है, लेकिन अब क्या हुआ, 2008 के बाद दुनिया में मल्टीपोलर वर्ल्ड का राइज होता है, जिसमें चाइना थे, आसियान है, बहुत सारे ऐसे कंट्री है जो अपना मतलब आसियान ग्रुप, यूरोपियन यूनियन और चाइना की इमर्जिंग इकोनॉमी जिस तरीके से आगे बढ़ना शुरू होता है, ब्रिक्स है, तो बहुत सारे ऐसे संगठन आगे आना शुरू होता है। तो अब अमेरिका को और 2008 में अमेरिका में इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, तो अमेरिका धीरे धीरे पीछे जाना शुरू होता है। तो अब अमेरिका को ये लग रहा है कि मेरा जो सुपर पावर, मतलब मैं जो सुपर पावर था,
में जो वर्ल्ड पावर, मेरा जो हेजिमोनी था, मेरा जो डोमिनेंस था, ये डोमिनेंस कहीं मल्टी पोलर वर्ल्ड आने से कहीं मेरा डोमिनेंस समाप्त न हो जाए। उसी मतलब एक तो मल्टीपोलर वर्ल्ड, जिस तरीके से चाइना का इकोनॉमी आगे बढ़ रहा है, चाइना ने डायरेक्ट बोला है कि 2040 तक मैं अमेरिका को डेफिएट कर दूंगा इकोनॉमिक लेवल पे, टेक्नोलॉजी के लेवल पे, बाकी स्तर पे। तो ये अमेरिका बिल्कुल नहीं चाह रहा है कि अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं चाइना हो सकता है कि आने वाले टाइम में बॉस बन जाए, ठीक है। तो अमेरिका ये बिल्कुल नहीं चाहता है। तो अमेरिका ये इस सबको देखते हुए, चाइना मतलब जो अमेरिका है, अपना जो पावर है, जो हेजिमोनी है, वो चाहता है इन मतलब बड़े पैमाने पे उसको कोई चैलेंज ना मिले, उसको कोई थ्रेट ना मिले, और हम जो है ना यूनिपोलर वर्ल्ड का कंसेप्ट वो बना करके। तो एक मेन रीजन ये भी है जो आपको देखने को मिलता रहेगा। और हो सकता है 2040 के बाद जो भी हो, वर्ल्ड ऑर्डर आपको बदलते हुए जरूर दिखेगा। हर 100 साल पे वर्ल्ड ऑर्डर आपको बदल ही जाता है, तो जरूर दिखेगा बदलते हुए। 1945 में भी आपको वर्ल्ड ऑर्डर दिखा बदलते हुए, तो 2045 तक कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। इस बात को ले लो। दुनिया वर्ल्ड वार थर्ड, आप देखो न्यूक्लियर डेटरेंस की बात है, तो जो भी हो ये बात आपको समझकर रखनी पड़ेगी। अब आता हूं मैं, हम लोग के 4 कारण था जो आपको समझ में आ गया कि अमेरिका ने आखिर ऐसा क्यों करे। इंडिया